आज का टॉपिक हम लोगों का लैंगिक भेदभाव पर होगा और विकास की अवस्थाओं पर होगा प्रश्न। ठीक है, और पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि जो जेंडर बाइज होता है, जिसको आप कहते हैं लैंगिक भेदभाव, उससे कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मैंने एक प्रश्न लिया है, इस प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा। जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे बनता है कि लिंग पूर्वाग्रह निम्न में से किसको संदर्भित करता है, और 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपके सामने जैसे उसके शारीरिक विज्ञान के कारण लड़के और लड़कियों के बीच विभिन्नता की स्वीकृति प्रदान करना, क्या यह कहलाएगा लिंग पूर्वाग्रह। और दूसरा ऑप्शन आपके कहेगा कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ठीक है, ऑप्शन सी कहेगा कि आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों के बीच मौजूद है और स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में आपेक्षिक रूप से स्वयं का बोध होना। तो ऐसे एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि जब मैं कल प्रैक्टिस करवा रहा था आप लोगों को, तो 2 प्रश्न मिले थे पूर्वाग्रह से। ठीक है, लैंगिक भेदभाव से। ठीक है, तो मैं आज उसी के बारे में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे, अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं विकास की अवस्थाओं पे चर्चा करूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बेसिकली जो लैंगिक भेदभाव है, जो जिसे हम जेंडर वाइज कहते हैं, वह एक सामाजिक संरचना है। अब बात को समझिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी बनकर पूछा जाता है कि लैंगिक भेदभाव क्या है भाई, तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा वहाँ पर सामाजिक संरचना एक। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा सामाजिक संरचना। ये बहुत बच्चे लगा देते हैं जैविकी संरचना को लेकर, तो जैविकी संरचना नहीं मानी जाती है। ठीक है ना, सामाजिक संरचना मानी जाती है। इसे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, जो लैंगिक भेदभाव होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कि इनमें से एक व्यक्ति को अच्छा दिखाने की बात होती है और दूसरे को खराब बताने की, खराब का मतलब होता है बेकार, बताता है। तो इनमें से 2 व्यक्तियों के जो कार्य और नेचर होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में जब मैं किसी कार्य को लेकर या उसके नेचर को लेकर कंपेयर करूँ, तो वह एक लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आता है। अब कैसे आता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, चलिए, इम्पोर्टेंट है ये, है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूँ इसी लैंगिक भेदभाव में मेल को आप उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, उसके उच्च स्तर मतलब वो विभिन्न प्रकार का कार्य मेल कर सकता है, और आप बता रहे हैं कि फीमेल जो है वो सभी कार्य नहीं कर पाएंगे, सिर्फ गृह कार्य को कर सकती हैं ये, है ना। तो एक यहाँ पर एक लैंगिक भेदभाव के बारे में बताया जाता है, यानी 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, है ना, एक मेल है और एक फीमेल है। इसके कार्यों को भी आपने देखा इन दोनों के, और साथ ही साथ नेचर के आधार पर भी देखा आपने। वहाँ पर जब आप इस तरीके के कंपेयर करते हैं, तो वह एक प्रकार का लैंगिक भेदभाव होता है। इसी लैंगिक भेदभाव में एक शब्द आप लोग हमेशा सुनते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता। ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बनता है रूढ़िबद्धता को लेकर, है ना। तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, रूढ़िबद्धता क्या होती है। अच्छा, कॉपी वगैरह हो ना तो आप लिखा भी करें और बोल दिया करो कि अगर ना समझ में आए तो मैं बोल दूंगा आप लोगों को, है ना, और बोल कर लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है, इस लैंगिक रूढ़िबद्धता में एक शब्द और साथ साथ जुड़ा होता है, पूर्वाग्रह। एक शब्द जुड़ा होता है, वह शब्द है पूर्वाग्रह। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं पूर्वाग्रह को लेकर, है ना, तो आप आज से कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरी बात को समझिए। ये जो पूर्वाग्रह होता है ना, इसका मीनिंग पहले समझने की कोशिश करिए कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उस कार्य के आधार पर, यानी मैं एक बात कहूँ आप लोगों से, तो लिंग के आधार पर, किसी भी लिंग के आधार पर जब आपने पूर्व कोई अवधारणा बना लिया हो, जैसे लिंग जेंडर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
और आपने पहले, पूर्व का मतलब होता है पहला, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले ही कोई अवधारणा बना लिया है आपने या कोई छवि बना लिया है, तो वह एक प्रकार का पूर्वाग्रह आता है। जैसे आप लोग अगर मान लीजिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो डॉल से खेलेंगी, है ना, ऐसा, और जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो कार से खेलेंगे, उनके जो टॉयज़ वगैरह होते हैं। तो इस तरीके की पहली धारणा बन गई है ना। तो यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह कहलाता है। तो लिंग के आधार पर जो आपने पहले अवधारणा बना लिया है, जैसे आप क्या करें, जैसे आप ही अगर किसी रिलेशन में आपने जाते हैं आप लोग, तो अगर घर में कोई लड़का है या छोटी सी लड़की है, तो उसके लिए आपने पहले ही अपने अंदर कुछ धारणाएँ बना ली होती है कि हमें ये लड़की है तो हमें इसके लिए ये गुड्डा वाला खिलौना ले लेना चाहिए, लड़का है तो इसके लिए। तो माइंड में, जेहन में आप लोगों को ये बात ज़रूर आती होगी, है ना। तो यही जो चीज़ आती है आपके अंदर, वह एक पूर्वाग्रह कहलाता है, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी अपने मस्तिष्क में बना रखा है। तो ये पूर्वाग्रह है, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अच्छा, पूर्वाग्रह का संबंध जो होता है वो पक्षपात से होता है। ये जो पूर्वाग्रह का संबंध है वो किससे है भाई? पक्षपात से है, ठीक है ना। और इसके पूर्व के जो विचारों से या उसके आधार पर किसी से भेदभाव किया जाना, ठीक है, सामान्यतः हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव का जो कारण है वह एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। तो लैंगिक भेदभाव का भी रीज़न माना जाता है। ये पूर्वाग्रह जो है, लिंग के आधार पर जो आपने पहले अवधारणा बनाई है या छवि बनाई है, वो एक कारण है लैंगिक भेदभाव का, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाने की कोशिश करूँगा कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। एक बार सीटेट में ये प्रश्न बनाया गया था, यहाँ से सीटेट में एक बार प्रश्न बनाया गया था कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, और यह लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। तो प्रश्न बनाया गया था कि भाई किसका उदाहरण है ये, जो लड़के लड़कियों के अधिक बुद्धिमान होते हैं, जैसे लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा, बताइएगा जरा आप लोग। ये पूर्वाग्रह रूढ़िबद्धता का उदाहरण माना जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था ऐसे ही। तो लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, यह श्योर नहीं है या निश्चित नहीं है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा बने, है ना, लड़कियाँ भी बनती हैं, ठीक है। और इस तरीके के हमारे समाज में प्रचलित है ये पूर्वाग्रह, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िबद्धता को लेकर। अभी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ में मेंशन है, आप उसे सीन कर लेना, पढ़ लेना आप सभी लोग, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात करता हूँ, एक और चीज़ यहाँ, जैसे लिंग मुक्त वातावरण, एक और बात आती है। देखो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। एक को बताया है लैंगिक भेदभाव, जहाँ पर आपने दो व्यक्तियों को कार्यों को लेकर और उसकी नेचर को लेकर बताया है, ये नंबर 1 की बात थी। दूसरी बात जो थी वो लैंगिक रूढ़िबद्धता थी, और जिसमें लैंगिक रूढ़िबद्धता में ही पूर्वाग्रह को आपने देखा। तो ये दो बातें आपने यहाँ पे सीखा। तीसरी बात आप जरा सीखने चल रहे हो, और ये तीसरी बात क्या होती है, लिंग मुक्त वातावरण होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्लाइड प्रश्नों में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, है ना। तो जेंडर फ्री इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं? जहाँ पर आप मेल और फीमेल को समानता की बात करें, जहाँ मेल और फीमेल का इक्वलिटी की बात होगी, बस सिंपल बात आपको याद रखना, बराबर के बाद समानता की बात, वह लिंग समानता के आधार पर उसे कहा गया है लिंग मुक्त वातावरण। और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये सबसे सही माना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है, समानता को लेकर। तो याद रखना आप लोग, लिंग समानता में जो सबसे अहम भूमिका होती है लैंगिक भेदभाव में, लिंग समानता को लेकर, वो एक पार्ट माना जाता है लिंग मुक्त वातावरण का। तो लिंग मुक्त वातावरण होना चाहिए। एग्ज़ाम में अप्लाइड प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से लैंगिक भेदभाव को हतोत्साहित करता है कौन। तो हतोत्साहित का मतलब एक प्रकार के कम करने की एक्टिविटी होती है ना। तो हतोत्साहित का मतलब बहुत बच्चे लगा देते हैं कि यार अच्छा होगा, मतलब उत्साहित करने की बात कर रहा। तो आप गलत मत करिएगा वहाँ पर,
है ना। तो हतोत्साहित का मतलब होता है एक प्रकार से कमी करने को। तो आप उस ऑप्शन में ज़रूर आपको मिलेगा कि लिंग मुक्त वातावरण, तो वो जवाब सही माना जाएगा, सबसे अच्छा जवाब माना जाता है लिंग मुक्त वातावरण को। तीसरी बात कंप्लीट हो गई आपकी। एक लास्ट पॉइंट जिसे आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक टीचर के लिए फ्री जेंडर होना चाहिए। फ्री जेंडर आप समझ रहे होंगे, मतलब यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि लिंग फ्री, तो किसी लिंग के प्रति आपका भेदभाव या पक्षपात ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होनी चाहिए। तो एक अध्यापक को जेंडर फ्री होना चाहिए, ठीक है, कि वो फीमेल है तो मैं उसकी बात सुनूं और वो मेल है तो मैं उसकी बात सुनूं, ठीक है। ऐसा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो शिक्षक के लिए आप ध्यान रखें, सबसे अहम बात होता है लिंग समान की बात, लिंग समानता की बात, लिंग बराबर की बात। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समानता की अहम भूमिका होती है एक शिक्षक को। तो ये दो बातें आप यहाँ पे देख रहे हैं। और एक साथ ही साथ लिंग संवेदनशील का भी होना एक शिक्षक में अत्यंत आवश्यक है ना। तो संवेदनशील भी होना, क्रूर भी नहीं बन जाना है उसको, है ना। तो एक शिक्षक के लिए ऐसा होना चाहिए। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था पुस्तक को लेकर, तो बताइए जो पुस्तक बनाई जाती हैं या जो प्रकाशन की जाती है उस पुस्तक में क्या लैंगिक भेदभाव के बारे में जिक्र किया जाता है। एक पुस्तक आई थी, तो आप ध्यान रखना उस पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो या कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है, या कोई भी रिसर्च हो, तो आप ध्यान रखना लैंगिक मुक्त होना चाहिए हर एक पुस्तक। किसी पुस्तक में आपको महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है और ना ही किसी पुस्तक में पुरुष या मेल को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो ये प्रश्न था। तो लिंग पूर्वाग्रह के निम्नलिखित किसको संदर्भित करता है, तो देखिए उनमें के शारीरिक विज्ञान लड़के और लड़कियों के बीच में विभिन्नता को स्वीकृति करती है। तो क्या बताइए आप लोग, शारीरिक विज्ञान जैसे जो फिजिकल साइंस है वो विभिन्नता को स्वीकृत करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अनुवांशिक विभिन्नता जो लड़के और लड़कियों के बीच मौजूद होता है, क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर स्त्रियोचित और पुरुषोचित की विशेषता जो होती है अपेक्षिक रूप में स्वयं का शोध करता है, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों के दोनों आपके गलत जवाब हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए जरा मंजू जी, सबको, सभी लोग बताइए जरा एक बार, बात समझ में सभी को आ रहा है भैया? इसका, हाँ, इसका जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा आपका सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों के भिन्न व्यवहार, तो उसके भिन्न व्यवहार से यहाँ पर लिंग पूर्वाग्रह को संदर्भित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर जो होगा उसका बी वाला सही माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताया है। अभी मैं आप लोगों को यह जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग ये सारी की सारी बातें देख सकते हैं। लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है इसके बारे में, और लैंगिक पूर्वाग्रह के कुछ उदाहरण है, और इन्हीं उदाहरणों से सीटेट में भी प्रश्न बनाए गए थे। देखो पाठ्य पुस्तक सामग्री को लेकर मैंने बात किया था कि कभी भी आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझे रहिएगा, और आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो ये था लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में बताया है, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विकास की अवस्थाएं। ध्यान रखिएगा, DSSB के अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे DSSB में, है ना। सीटेट वगैरह के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अप्लाइड प्रश्न ज़्यादातर यहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो अच्छा, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से लैंगिक विकास की अवस्थाओं में, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, विकास की अवस्थाओं में, तो मानव विकास की इन्होंने विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पुस्तकों के बारे में जिक्र कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं इसमें लाई गई हैं। शायद आप लोगों की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, कि दिखाई दे रही है? दिख रही है, चलो बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा 2-3 पुस्तक का नाम है, आप उसे ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान पे। जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों से मातृ एवं शिशु कला, अगर कभी एग्ज़ाम में प्रश्न बने DSSB में, मुझे नहीं लगता कि बनाया जाएगा ये प्रश्न। अभी हाल में ये बात हुई है, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो मातृ एवं शिशु कला की जो है वृंदा सिंह की किताब है ये,
तो बाय द वे अगर करंट अफेयर्स वगैरह पूछता है तो ये साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और साइकोलॉजी में उसने अवस्थाओं के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ इसे भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को जब साइकोलॉजी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बता चुका हूँ एल थॉर्नडाइक की कौन सी पुस्तक है, बेंडूरा की कौन सी किताब है, जीन पियाजे की किताब का क्या नाम है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक, जानकारी के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसे रट्टा मार के जाइए जो कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल मनोविज्ञान को लेकर, बल विकास और मानव विकास को लेकर इन्होंने डी.एन. श्रीवास्तव जी और प्रीति वर्मा और आशा सिंह ने, इनके द्वारा ये एक अग्रवाल पब्लिकेशन है जो आगरा में 2013 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और वही मैं आपको बता रहा हूँ, मातृ और शिशुकाल की बात अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी की पुस्तक को लेकर ही यहाँ पर चर्चा किया था नीता अग्रवाल और बीना निगम ने ही, सेम वही आगरा में 2019 में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जानकारी के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें थी इनकी पुस्तकों से लेकर। ठीक है, देखिए अब आगे मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर बाल विकास की जो अवस्थाएँ थी, शारीरिक विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को, अच्छा देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शारीरिक विकास की अवस्थाओं के आधार पे जो बताया गया विकास की अवस्थाएं वो विभिन्न प्रकार की बताई गई। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन्होंने कहा जो गर्भाधान था, जन्म तक, गर्भाधान से लेकर जन्म तक, उसमें शारीरिक विकास के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया था। तो हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर क्लियर ये करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जाने रहिए कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा याद रखना है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान से सुनिए। तो इसमें बताया गया एक शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 6 वर्ष का काल था। अब इसको आप मत सोचिएगा कि भाई जन्म से लेकर 6 वर्ष का काल को आपको रट्टा मारना है। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा इसको ट्रिक से भी कैसे याद करना है आपको। दूसरी बात करता हूँ, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद है। तो ये बाल विकास में शारीरिक विकास के ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों के बारे में बताया गया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, और विद्वान के नाम देखते हैं और कौन कौन से हैं। एक और नाम आता है यहाँ पर, देखिए, अच्छा प्रश्न बेसिकली जब एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो उसमें ये बताया गया था बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ थी, तो उसमें 4 ही अवस्थाएँ के बारे में जिक्र किया गया था। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो अवस्थाएं होती हैं वो टोटल होती हैं 7। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, होती हैं टोटल 7। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो होती है गर्भावस्था से लेकर जन्म तक। ठीक है, एक अवस्था ये होती है। जो दूसरी अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ जो तीसरी अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, और चौथी अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है, 5वां युवावस्था, 6ठा प्रौढ़ावस्था, 7वां वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली 7 स्टेजेस पाए जाते हैं, इसमें 7 अवस्थाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 7 की जो मैंने 7 अवस्थाएं बताई हैं आपको ध्यान में रखना है, इससे आप सीखेंगे इन अवस्थाओं से क्या क्या होता है 7 अवस्थाओं में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा आपने नाम सुना होगा हॉरलॉक, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी पर मेंशन कर सकते हैं हॉरलॉक का नाम। हॉरलॉक का नाम आप सभी लोग जानते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही फेमस पर्सन है हॉरलॉक। ठीक है ना, इन्होंने भी विकास की कुछ अवस्थाएं बताई और इन्होंने कहा कि एक अवस्था होती है गर्भावस्था। उस गर्भावस्था को इन्होंने कहा कि जो गर्भधान से लेकर, यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक चलता है, और ये इसकी जो एज, जो इसकी अगर मैं कहूँ एक प्रकार से अवधि की बात, तो इसकी अवधि कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न बनाया गया था एक बार, इसकी अवधि जो होती है 280 दिन की होती है। ठीक है, तो 80 दिन, ये 9 माह नहीं एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, एग्ज़ाम में प्रश्न डे से लेकर बनाया जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, 280 दिन को लेकर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे नवजात अवस्था इन्होंने बताया था, और ये जन्म से लेकर 14 दिन तक का होता है। शैशवावस्था इसमें 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का होता है, और किशोरावस्था 11 से लेकर 21 वर्ष तक होता है। ये हॉरलॉक के मैंने इतना ही क्यों लिखा, आप ध्यान सुनिए। इसी हॉरलॉक से ही जो मैंने आपको यहाँ पे किशोरावस्था में बताया हुआ, DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप लोग, PRT का, तो PRT वाले बच्चे ध्यान रखिए भाई, वो प्राइमरी लेवल के हैं, तो इसलिए इनको यहीं तक पढ़ना है, इनको किशोरावस्था तक ही पढ़ना है, और आपको यही हॉरलॉक का ही पढ़ के जाना है। रॉस महोदय का नहीं पढ़ना है,
ना ही जो प्राचीन समय में जो मुनि लोग थे उन्होंने भी अवस्थाओं के डिवाइड किया था, उनके बारे में भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, आपको पढ़ना है तो सिर्फ यही हॉरलॉक का ही पढ़ना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके सामने बुक रखी हुई है तो आप उसमें मेंशन कर लीजिए। ठीक है, एस के मंगल की बुक में आपको मिलेगा ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से। अगर आगे बात करते हैं रॉस का महोदय का। रॉस महोदय क्या कहते हैं? अच्छा, रॉस महोदय भी शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, इन्होंने भी देखो इस अवस्था को बताया, लेकिन इनके जो कार्यकाल हैं अभी मैं बताऊंगा कि वही आपको कार्यकाल जो है याद रखने हैं। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा शैशवावस्था में 1 से 3 वर्ष। अच्छा, बाकियों जो बाकी विद्वान थे ना, उनका इसी के आसपास है, किसी का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि किसी ने भाई ऐसा नहीं बता दिया शैशवावस्था को 1 वर्ष से लेकर 18 साल तक, ऐसा कहीं नहीं देखेंगे आप लोग। इसका इसी के आसपास देखेंगे, कहीं 4 मिलेगा तो कहीं 5 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 5 से प्लस होगा ही नहीं। ठीक है, 5 से प्लस होगा ही नहीं, तो शैशवावस्था किसी के आसपास होगा। तो थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस का भी प्रयोग करिएगा एग्जाम में, और एग्जामिनर खुद ऐसे ही करता है, क्योंकि उसको भी एग्जैक्ट पता नहीं है वही चीज़ है ना, वैसा ही प्रश्न भी बनाता है अभी एग्जामिनर भी। अच्छा, पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष जो होती है उत्तर बाल्यावस्था होता है। अभी मैं इसके बारे में डीप में चर्चा करूँगा, टेंशन ना ले, मैं भी अवस्थाओं के बारे में जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि कौन सी अवस्था कब आती है। ठीक है, इसको चीज़ को आगे बात करते हैं जोन्स के अनुसार। तो जोन्स ने भी शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष बताया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय कुछ ऋषि मुनि थे, उस ऋषि मुनियों के माध्यम से बताया गया था कि गर्भावस्था के अंतर्गत गर्भाधान से लेकर जन्म तक इस काल को शामिल किया गया, और शैशवावस्था जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शामिल किया गया था, ये ऋषि मुनियों का है। और ऋषि मुनियों के द्वारा आप लोग इसे प्रश्न नहीं बनेगा कि ऋषि मुनियों ने क्या क्या बताया इसके बारे में, है ना। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था के अंतर्गत 5 से लेकर 12 वर्ष यहाँ पर बताया जा रहा है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष आपको हर जगह देखने को मिलता है, किशोरावर्ष 12 से 18 ही। युवावस्था 18 से 25 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष होता है। वृद्धावस्था जो होती है 55 से मृत्यु तक चलती है। ये जो है इन्होंने 7 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था, किसने? ऋषि मुनियों के द्वारा, है ना, भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉल जोन्स के नाम है ये सारे लोग। ठीक है, तो इन्होंने भी 3 अवस्थाएं बताएं, शैशवा और बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, टॉपिक। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गर्भकालीन विकास की अवस्था को लेकर। बताइए एक बार सभी लोग इस हो भाई, आवाज़ वगैरह मेरा सब कुछ क्लियर चल रहा है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार कोई बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बताइए ज़रा, आवाज़ मेरे पास है। चलो बहुत बढ़िया, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब यहीं से आपकी लड़ाई स्टार्ट है भाई, यहीं से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो मैंने बताया है आपको वो ध्यान रखना है जानकारी के लिए आपके अपने। ठीक है, ये भी प्रश्न बनाया जाता है। देखो, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, जिसको स्टेजेस ऑफ हम बोलते हैं, प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया। इस अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा गया डिम्बावस्था। ठीक है, एक का नाम रखा गया डिम्बावस्था। आप अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए, एक को बोला गया था डिम्बावस्था और दूसरे को बोला गया था, अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इस अवस्था को ही पिंडा अवस्था भी कहते थे, पिंड अवस्था भी बोलते हैं, और इसी को ही भ्रूणा अवस्था भी कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी गर्भस्थ शिशु की अवस्था को भी नाम दे दिया जाता है भ्रूणावस्था को लेकर। ठीक है, इसको भी कभी कभी बोल दिया जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा कि भ्रूणावस्था जो है वो पिंडावस्था है। क्या नाम है उसका? है पिंडावस्था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पिंडा से जो है प्रश्न बनाया गया है एक बार। ठीक है, पिंडावस्था किसे बोलते हैं? तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, गर्भकालीन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो अवस्था है डिम्बावस्था, जिसको आप बोलते हो बीजावस्था भी। इस अवस्था की जो आयु है वो गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक, यानी 14 दिन तक चलती है इस अवस्था में। एक बात ध्यान रखना आप लोग, यह अवस्था जो है अंडाणु के निषेचन से होता है। आप इस बात को समझिएगा, अंडाणु के निषेचन के बाद लगभग 2 सप्ताह तक चलती है ये डिम्बा अवस्था, यह आप ध्यान रखिएगा।
आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसके दौरान जो संयुक्त कोष होता है, जहां पर युग्मिक, जिसको युग्म बोलते हैं, जिसको जाइगोट कहते हो आप लोग, तो निषेचित अंडाणु जो होता है जब बाहर से लगभग ना के बराबर पोषण प्राप्त करता हो, तो यह प्रतिक्रिया जो रिप्रेजेंट होती है, यह प्रतिक्रिया बीजावस्था में होती है, जिसको डिम्बावस्था आप कहते हैं। उस अवस्था में यह प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैं आप लोगों को ना इसमें सारी की सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अभी मैं पीडीएफ दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो इस पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा। इस डिम्बावस्था को, मेरी बात को ध्यान सुनिए, इसी डिम्बावस्था में एक और बात होती है। यह अंडाणु इस समय अंडकोश के जो द्रव्य होता है, उस अंडकोश के द्रव्य से ही भोजन प्राप्त करता है। तो ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि भाई भोजन कहाँ से प्राप्त कर सकता है? तो अंडकोश के द्रव्य से प्राप्त कर सकता है बच्चा भोजन, है ना, शिशु। तो जब अब तक जो माताएं, मतलब जो भी चीज़ें जो जुड़ा होता है माताओं से, वो किससे जुड़ा होता है? एक प्रकार का अंडकोश द्रव्य से जुड़ा होता है वहाँ से, ठीक है। और उसी अवधि के दौरान क्या होता है कि यह अपरिवर्तित होता रहता है, अपरिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो संरचनाएं होती हैं, उस संरचनाओं में लगातार बदलाव होता रहता है। और निषेचित जो गुणसूत्र होता है, वो लगातार खुद को विभाजित करता है, गुणसूत्र। तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ट्राइसोमी 21 डिसेबिलिटी का पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, डाउन सिंड्रोम में, उसमें है ना, ट्राइसोमी 21 क्या है टाइप में, कि किससे हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैं गुणसूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे निषेचित गुणसूत्र लगातार खुद में परिवर्तित होते रहते हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो ये डिम्बावस्था में ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। निषेचन के लगभग 10 दिन बाद, निषेचन के लगभग 10 दिन बाद निषेचित अंड जो होता है, वह गर्भाशय के दीवार के आसपास एक रक्त नलिका से खुद को जोड़कर पोषण का एक नया माध्यम पा लेता है, या एक्वायर कर लेता है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। आप समझिएगा मेरी बात को। 10 दिन बाद निषेचित अंड गर्भाशय के दीवार से आसपास रक्त जो नालिकाएं हैं, उससे खुद से जोड़कर एक पोषण का माध्यम पा लेता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और एक चीज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में प्रश्न बनाया गया है यहाँ से, उसको आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें एक इस दौरान जब डिम्बावस्था में अगर अंडाणु खुद को गर्भाशय की दीवार से जोड़ नहीं पाता है, तो वह कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है। तो निष्क्रिय होने का मतलब डेड हो जाना, एक्सपायर कर जाना, और उसका जीवन काल वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो यह प्रश्न जो है, एक बार एग्जाम में प्रश्न बनाया गया है। इस पॉइंट को जो मैंने बोला है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये था डिम्बावस्था। बाकी अगर आप देखें इस डिम्बावस्था में, तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा है आलपिन के सिर के बराबर होता है ना। तो वो आकार जो होता है इसका, किसका? आलपिन के बराबर होता है, आलपिन के नोक के बराबर होता है। ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए जरा। डिम्बावस्था क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, सबके सब यहाँ पर मेंशन की गई है ना, सारी बातें। दूसरी बात आप ध्यान सुनिए, दूसरा है भ्रूणावस्था। इसी भ्रूणावस्था को हम क्या बोलते हैं? पिंडावस्था बोलते हैं। बात को समझिए जरा, पिंडावस्था क्या होती है भाई? बेसिकली इस अवस्था में गर्भावस्था की दूसरी अवस्था कही जाती है। गर्भ की ये दूसरी अवस्था है। ये भी प्रश्न बनता है कि गर्भधारण की दूसरी अवस्था का नाम बताइए, और ऑप्शन में पिंडावस्था आ जाए, ठीक है, तो पता ही नहीं होता बच्चों को। तो इसलिए पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, इसे ध्यान रखना है। तो इस अवस्था को दूसरी अवस्था कहा गया है, और यह निषेचन के तीसरी सप्ताह से शुरू होता है। भाई जाहिर सी बात है, जब वो दो सप्ताह तक चला, तो ये तीसरी सप्ताह में चलेगा, और ये तीसरी सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक चलता है। 8वें सप्ताह तक चलता है, ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, इस पिंडावस्था में 6 सप्ताह तक चलने वाली जो अवस्था होती है, वो कोशिकाओं का समूह का एक लघु मानव में बदल देता है। तो जो शिशु की जो संरचनाएं होती हैं, अंगों का जो विकास होने की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो कौन सी अवस्था में होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए जरा, कौन सी अवस्था में होता है जो बच्चों का, शिशु का
कोशिकाओं का एक समूह के रूप में, एक लघु मानव के रूप में बदल देता है, तो वह भ्रूणावस्था ही होता है। ठीक है, यही अवस्था होती है, इसको वो इसी को ही बोला जाता है पिंडावस्था। इस अवस्था में अगर मैं बात करूं तो ओवल और नाभिनाल और गर्भ झिल्ली का विकास होता है, और जो विकसित होते शिशु के लिए जो सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करने की जो गतिविधियां एक प्रकार की होती हैं, वह ओवल और नाभिनाल और साथ ही साथ गर्भ झिल्ली होती है, उसका विकास होता है। गर्भ झिल्ली का विकास होता है जो उसको बच्चे के क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। तो ये भ्रूणावस्था में ऐसी एक्टिविटीज़ मिलती है। लेकिन एक बात बोलूँ, कभी कभी आपको ये भी प्रश्न बनता है कि इस भ्रूणावस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। क्या किसी को पता है 3 स्तर कौन कौन से पाए जाते हैं? कोई बता सकता है मुझे? इस भ्रूणावस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं, कोई बताना चाहेगा? भाई बताइए जरा, बोलिए, किसी को पता है? नहीं पता आप लोग? चलो बोल दिया करें अगर नहीं पता है तो। देखिए, एक को बोला जाता है बाह्य परत, एक को बोला जाता है बाह्य परत। और बाह्य परत का मतलब जानते हैं आप लोग? एक्टोडर्म बोलते हैं इसको। एक होता है मध्य परत, एक बोलते हैं मध्य परत जिसको मेसोडर्म बोलते हैं, और एक होता है आंतरिक परत जिसको आप लोग कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टो, मेसो और एंडोडर्म ये भी भ्रूणा अवस्था में ही होते हैं। ये 3 अवस्थाएं, ये जो 3 परत आप देख रहे हैं ना, ये भ्रूणा अवस्था में ही देखने को मिलते हैं। देखिए, जो बाह्य परत है वो शिशु की बाहरी परत जैसे त्वचा, बाल, नाखून, स्नायुमंडल, संवेदी कोश आदि का विकास करता है। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का यहाँ पर विकास होता है। और मध्यम, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर मध्य परत की, तो मध्य परत में त्वचा का जो आंतरिक परत होता है, और एक प्रकार से इसे मलमूत्र विसर्जन या अंगोत्र या आप रक्त संचार या मांसपेशियां इत्यादि चीज़ों का जो विकास होता है वो मध्य परत में होता है, मध्य परत में होता है। और एक होता है आंतरिक परत, और आंतरिक परत में शिशु की जो लार ग्रंथि, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और जिगर का मतलब हृदय, और थायराइड ग्रंथि आदि चीज़ें जो होती है उसका विकास जो होता है वो आंतरिक परत में होता है। तो ये 3 परत आपको ध्यान रखना है जो पिंडावस्था में देखने को हमें मिलती है। इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, एक है यहाँ पर भ्रूण, इसको गर्भस्थ शिशु की अवस्था इसे कहा गया है। और आपको मैं बताऊँ, वो ये जो इसकी अवधि है ये 9वें सप्ताह से स्टार्ट होती है। 9वें सप्ताह में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, 9वें सप्ताह, यानी आप ये कह सकते हो 63, ये 63 दिन का या 63वें दिन से स्टार्ट होगा। तो 14 दिन से लेकर ये 63वें दिन तक था। कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कितने दिनों के लेकर ना, तो 14 दिन तक तो वो था, और ये 14 दिन से लेकर 63वें दिन तक ये कौन सी अवस्थाएं थी? पिंडावस्था की थी। और 63वें दिन से लेकर जो लास्ट डे चलता है, मतलब 9वें माह तक, उस सप्ताह तक मैं मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सप्ताह से लेकर 9वें सप्ताह से लेकर शिशु के प्रसव से पहले तक की अवस्था को ही हम इसे कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। और इस गर्भावस्था की अवस्था में, ये जो गर्भावस्था की अवस्था है, इसका अंतिम और सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? सबसे अंतिम और सबसे बड़ी अवस्था यही है। फिर भी विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बाकी अवस्थाओं से जो महत्वपूर्णता विशेषताएं हैं वो कम नहीं है। यहाँ पर भी उसकी विशेषताएं अहम होती हैं, वहाँ पर भी इसका विकास जो होता है ग्रोथ करता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अंगों का जो निर्माण होना शुरुआत होता है, तो ये भी एक प्रकार की विशेषता यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती है।
क्योंकि रीज़न यहाँ पर मैं बताऊँ एक बात आप लोगों को, तो विकास की जो गति धीमी थी वो और पिंडावस्था में जो मानसिक मानव का शिशु का रूप में, जब वो एक शिशु के धीरे धीरे रूप में अंगों का तेजी से वृद्धि कर रहा होता है, जब अंगों का निर्माण कर रहा होता है, तो वह गति तीव्र हो जाती है, तो यह गर्भस्थ शिशु में आता है। और जब गति धीमी अवस्था में हो रहा है तो पिंडावस्था में, वो पिंडावस्था में, ठीक है। तो इसे चीज आप ध्यान रखिएगा। 9वें सप्ताह में मानव शिशु का सिर का अनुपात जो था, 9वें सप्ताह में मानव शिशु का जो सिर का अनुपात था वो कितना परसेंट था? 45%। 45% इसका विकास हुआ था। जबकि जन्म के समय 40वें सप्ताह में यह अनुपात 25% हो जाता है, ठीक है। तो यह 25% फैक्ट, ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं नहीं बन रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 25% भी और 45% भी, ठीक है। 45% 9वें सप्ताह में है और 25% जो है जन्म से पहले 40वें सप्ताह की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार जरा कंफर्म करिए। हेलो, आवाज़ मेरा क्लियर जा रही है? जरा एक बार आवाज़ को मुझे बताइए भी, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है? हेलो।